सीबीएसई कक्षा 10वीं सत्र 2 की परीक्षाओं में पूरक पुस्तक कृतिका से 3 पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर ही छात्रों को देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का रहना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीनों पाठों के सारांश और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पहला पाठ है माता का अंचल, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय द्वारा यह जो पाठ लिखा गया है माता का अंचल, इसमें उन्होंने देहाती जीवन यानी कि गांवों के जीवन का अंश प्रस्तुत किया है। लेखक ने इसमें माता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति और जो बचपन होता है बच्चों का, उसके क्रियाकलापों का चित्रण किया है। इस पाठ में मुख्य पात्र भोलानाथ है, जिसका नाम तारकेश्वर नाथ भी था, परंतु माता पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ को अपनी माता पिता से केवल खाना खाने, दूध पीने तक का ही नाता था। वो और अधिकांश समय वो अपने पिता के साथ व्यतीत करता था। माँ भोलानाथ की चोटी बनाती थी, कुर्ता धोती पहनाती थी, काजल करती थी और ऐसा बना के उसे कन्हैया भी कहती थी। भोलानाथ के पिता भी बच्चों के खेल में शामिल हो जाते थे, तो बच्चे जब उनको आपस में अपने साथ देखते तो शर्माकर वो भाग भी जाते थे। भोलानाथ अपने साथियों के साथ तमाशे, नाटक, विवाह उत्सव अनेक क्रियाएं करता था। खेल तमाशे के कारण भोलानाथ और उसके साथियों को अपने अध्यापक से डांट फटकार भी सुननी पड़ी थी और एक जगह खेत के टीले पर बच्चों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने के कारण जब सांप बाहर आता है और बच्चे डरकर रोते बिलखते घर जाते हैं, यह भी पाठ में दर्शाया गया है। डरकर भोलानाथ माँ के स्नेह भरे और सुरक्षित आंचल में छिप जाता है और पिता के बार बार बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं जाता है। एक छोटा सा सारांश था। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं सीबीएसई द्वारा इस वर्ष। पाठ में ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रसंग आए हैं, भोलानाथ के पिता द्वारा भोलानाथ को नहला धुलाकर उसके ललाट पर तिलक लगाकर अपने साथ रामायण का पाठ करते हुए अपने बगल में बिठाना, माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर, मोर, पक्षियों के बनावटी नाम दिखा सुनाकर भोजन करवाना, बच्चों द्वारा चूहे के बिल में जब पानी डालकर सांप निकल जाता है तो बच्चों का डर के मारे भागकर माँ के आंचल में छिप जाना, भोलानाथ की आवाज़ सुनकर पिता का दौड़कर आना और उसे गोदी में उठाने का प्रयास करना, परंतु भोलानाथ का अपनी माँ के आंचल को ना छोड़ना। ये कुछ दिल को छूने वाले प्रसंग इस पाठ में आए थे। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने स्नेह को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति स्नेह को उनके साथ खेलकर, रूठकर, रोककर, जिद करके इन क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी भंगिमाएं इन्हीं के द्वारा प्रकट होती है। बच्चों का माता पिता के निकट रहना, उनका सम्मान करना, उनकी आंचल या गोद में छिप जाना आदि माता पिता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। माता पिता के हाथ से ही खाना खाकर, उनकी पीठ पर सवार होकर खेलना, कंधे पर चढ़कर बाहर घूमने जाना, ये सभी उनका प्रेम दिखाता है। माता का अंचल पाठ में लेखक के बचपन की कैसी तस्वीर उभरती है कि बचपन कैसा होता है। तो इसमें बचपन के क्रियाकलापों का बहुत ही अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह, दुलार, बच्चों के गाँव में जो खेले जाने वाले खेल है, बच्चों की मौज मस्तियाँ, शैतानियाँ, उनका चित्रण किया गया है। लेखक के कहानी के माध्यम से बताया है कि इस प्रकार बचपन में अपने माता पिता की आंखों का तारा थे और दोनों उस पर अपार स्नेह और ममता लुटाते थे। पिता से उनका अधिक जुड़ाव था और प्रतिदिन जैसे सोना, नहाना, खाना पीना, खेलना वो पिता के साथ ही करते थे। माता भी लाड प्यार जताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनका बचपन साथियों के साथ अटखेलियाँ, शरारतें, मौज मस्ती करते हुए बीता था। लेखक ने वास्तविक रूप से अपने बचपन को जिया है। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न थे पहले पाठ के। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि माँ भोलानाथ को किस प्रकार कन्हैया बनवाती थी, किस युक्ति से खाना खिलाती थी। या फिर माता का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे। माता का अंचल में भोलानाथ एक स्थान पर दूसरे बच्चों की कुसंगति में एक वृद्ध व्यक्ति को चिढ़ाता व मजाक उड़ाता है। इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उसे क्या दंड भोगना पड़ा, इस पाठ के माध्यम से आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। अब हम शुरू करते हैं पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाच, जिसके लेखक है कमलेश्वर। और ये जो पाठ है ये प्रतिष्ठा का प्रतीक नाक को केंद्र बनाकर रची गई कहानी है और उससे जुड़े लोगों की मानसिकता पर करारा व्यंग्य इस पाठ में किया गया है। सत्ताधारी लोग अंग्रेजी शासन को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी और एलिजाबेथ का दर्जी इस बात को लेकर परेशान था कि इस दौरे पर रानी क्या पहनेगी। खबरों में रानी के कपड़ों तथा उनकी बातों का विवरण छपा गया। यहाँ पत्रकारिता पर व्यंग्य किया गया है। इस दौरे की सबसे बड़ी समस्या थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब हो गई थी। उच्च स्तर पर यह तय किया गया इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। एक मूर्तिकार को बुलाया गया जिसने जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी तथा लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया है। इस बात की पूरी छानबीन की गई पर पता नहीं चला। मूर्तिकार ने भारत के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, परंतु उसे उस किस्म का पत्थर नहीं मिला। अब सत्ताधारी चाटुकारिता की प्रत्येक सीमा को लांघ जाते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए देश के माननीय व सम्माननीय नेताओं की नाक काटने को वो तैयार हो जाते हैं। मूर्तिकार ने जब कहा कि पत्थर विदेशी है, सभापति ने तेज में आकर कहा, विदेशों की सभी वस्तुएं हम अपना चुके हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इस पर एक युक्ति सुझाई कि अगर अनुमति हो तो देश के सभी नेताओं की मूर्तियों में से जिसकी भी लाट की नाक इस पर सही बैठती है उसे उतार कर लाया जाए। सभापति मान गए, परंतु उसने इस कार्य को होशियारी से चालाकी से करने का सुझाव दिया। मूर्तिकार देश के दौरे पर गया, देश के सभी अनेक मूर्तियों की नाकों को नापा, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक से सभी बड़ी निकली। इस व्यंग्य से लेखक ने भारतीय सेनानियों, नेताओं, शहीदों और यहाँ तक कि बच्चों की नाक को भी जॉर्ज पंचम की लाट से ऊपर का दर्जा दिया है। राजधानी में सभी तैयारी चल रही थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना नाक कटने वाली बात थी। मूर्तिकार भी हार मानने वाला नहीं था। उसने सलाह दी कि किसी जिंदा आदमी का नाक लगा दिया जाए। मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई। अखबारों ने सिर्फ इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया है। आखिरकार वो दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छापी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगाई गई है। इसके अलावा किसी उद्घाटन या स्वागत समारोह की कोई खबर उस दिन नहीं थी। पत्रकारिता चुप थी, उनके आंगन में सन्नाटा था। तो ये था इसका सारांश। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है। वास्तव में नाक को यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया गया है। रानी एलिजाबेथ 400 पाउंड का एक सूट पहनकर आने वाली थी, अर्थात सम्मान और प्रतिष्ठा का उसका प्रतीक था। तो दर्जी की चिंता थी उसकी नाक की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है। वो भी उसकी नाक की प्रतिष्ठा बताई गई, जिस प्रकार से वह एक 400 पाउंड का सूट पहनकर भारत में आने वाली है। कहीं उसकी सिलाई कढ़ाई रानी के स्तर पे कुछ कम ना रह जाए, इस बात को लेकर दर्जी भी चिंतित था। अखबारों की नाक की प्रतिष्ठा इस बात में छिपी थी कि कोई भी कैसी भी खबर छपने से रह ना जाए। हर तरह की खबर हम अपने अखबार में छापते रहें।
रानी के इंग्लैंड में रहने वाले कुत्तों की भी फोटो समेत खबर हिंदुस्तान की जनता को अखबारों में दिख जानी चाहिए। सरकार की नाक तभी ऊंची रह सकती थी जब सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली टूटी फूटी सड़कें विदेशियों के सामने जगमगाती हुई दिखाई दे। आंदोलन करने वालों की नाक की ऊंचाई इस बात पर टिकती है कि वे कुछ और कर सके या ना कर सके, पर पत्थर की बनी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को जरूर तोड़ दे। इससे कोई लाभ हो या हानि, उन्हें इस बात का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बार निर्णय कर लिया कि मूर्ति की नाक नहीं रहनी चाहिए तो वो नहीं रहेगी। देश के शुभ चिंतकों ने एक बार ठान लिया कि मूर्ति की नई नाक लगानी है तो बस लगानी है, क्योंकि यह उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न था, भले ही उसके लिए उन्हें कितना भी धन व्यय क्यों ना करना पड़े। देश के महान नेताओं की मूर्ति की नाक हटवाने या किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को क्यों ना लगवाना पड़े। मूर्तिकार की नाक इसी से ऊंची रहने वाली थी कि वह किसी भी तरह मूर्ति की नाक लगा दे। ऐसा ना कर पाने पर उसकी नाक दांव में लग जाएगी। लेखक ने अपनी व्यंग्य रचना में नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि सभी अपने अहंकार को ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, इसी से उनके नाक की ऊंचाई बनी रह सकती है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर शासन में खलबली क्यों थी? शासन में खलबली इसलिए थी क्योंकि शासन खोखले शासन और अवसरवाद का प्रतीक यहाँ पर सरकारी तंत्र को बताया गया है। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक की जो नाक थी वो गायब हो गई है। इस लाट की भी एक लंबी दास्तां लेखक कहता है। नाक के बड़े तहलके हुए थे एक समय पर, तो आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदे जमा हुए, भाषण बधाए गए, गर्मा गर्म बहसों के दौर चले। अखबारों को तो सही प्रयोग करने के मौके मिल गए। वह इस बात पर भी जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, ये बहुत समय से इस पर विवाद था। कुछ राजनीतिक दल उसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ उसके विपक्ष में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर मीडिया की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचार पत्र जन जागरण के नाम पर एक छलावा या धोखा है। चर्चित व्यक्तियों के इशारे पर नाचने वाला समाचार पत्र जन जागरण विषय पर अपनी भूमिका का झूठा दावा करते हैं। समाचार पत्रों में एलिजाबेथ के भारत आने के पहले के कारनामे, उसके सूट, नौकर, बावर्ची, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि कुत्तों की तस्वीरें छापी गई, परंतु जब जिंदा आदमी की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगाया गया, तब समाचार पत्रों की आंगन में सन्नाटा था, यानी कि उन्होंने चुप्पी साध ली थी। इसके अतिरिक्त प्रश्न हो सकते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार शासन तंत्र को मूर्ख बनाकर लाभ कमा रहा था, कैसे? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में वर्णित नाक की चोरी तथा नाकों को अजायब घरों में भेजे जाने के विषयक उल्लेख में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि यह प्रसंग हमें क्या प्रेरणा देता है। अंतिम पाठ हमारा है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकड़िया और ये एक यात्रा वृतांत है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधुर कांकड़िया द्वारा रचित है। इसमें सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक या गंतोक या उसके भी आगे जो हिमालय की यात्रा है उसका रोचक वर्णन यहाँ पर किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। लेखिका अपनी मित्र के साथ गंतोक और वहां से युंगथांग, लायुंग और कटाव गई। इसमें वहाँ की खूबसूरत घाटियों का वर्णन किया गया है, वहाँ की संस्कृति, जनजातीय जीवन का वर्णन किया गया है। लेखिका कभी प्रकृति प्रेमी, कभी विदुषी, संत तो कभी दर्शनीय हो जाती है। पाठ का नाम एक नेपाली युवती द्वारा बोली गई प्रार्थना के बोल के आधार पर लिया गया है। यहाँ की बदली प्रकृति के साथ वे भी अपने को बदला हुआ महसूस करती है। इस पाठ में लेखिका ने लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया है, प्रदूषण, सैनिकों के जीवन, उनके कठिन परिश्रम के विषय में यहाँ पे बताया गया है।
खोज जारी रहेगी, इस आशा के साथ लेखिका ने विविध रूपों से परिपूर्ण हिमालय की यात्रा का इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखेंगे। एक संवेदनशील युवा नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पाठ के माध्यम से उत्तर दें। अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, लोगों को पर्यावरण की शुद्धता के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमें सड़कों, गलियों, अन्य सार्वजनिक स्थलों और कूड़ा करकट कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। दैनिक जो वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का अभियान चलाकर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार हम पर्यावरण की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं और क्यों वह स्थल हमें किस प्रकार प्रेरित करता है, इस पाठ के माध्यम से आप बताइए। कटाव को पहाड़ी या भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यह स्थल पहाड़ी समुद्र स्थल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां बर्फ, धुंध और वर्षा का साम्राज्य है। यहाँ की खूबसूरती का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अवर्णनीय है। यह स्थल हमें प्राकृतिक सौंदर्य के पास से निहारने की और दिव्य शांति को समा लेने की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हो सकते हैं। कटाव का सफ़र उनका कैसा था? लेखिका को गंगटोक से कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? लेखक की वह सुबह गंगटोक में आखिरी सुबह थी, वहाँ से वो युमथांग जा रहे थे। वहाँ के लोगों के अनुसार यदि मौसम साफ रहे तो वहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। उस दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका को हल्के हल्के बादलों के कारण चोटी नहीं दिखाई दी थी। इसके अतिरिक्त प्रश्न हो सकते हैं कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। साना साना पात हाथ जोड़ी के आधार पर लिखिए कि देश की सीमाओं पर सैनिक किस प्रकार कठिनाइयों से जूझते हैं। इसके प्रति भारतीय एक युवा होने के नाते आपका क्या उत्तरदायित्व हो सकता है। और प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।